हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का 24 आवर डिफेंस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम स्वागत है। सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। और आज इस हमारे सेशन में जिसमें हम लोग डेली अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसमें आज देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो आपके सभी प्रकार के डिफेंस के एग्जाम के लिए, विशेष तौर पर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सी जो आपका सीएपीएफ है, हर प्रकार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आज के सेशन का। अभी हाल ही में 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, और ये विकल्प में से कौन से उन तीनों संस्थानों में शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, या फिर राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई। तो याद रखिएगा, इन 3 संस्थानों में आपके अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एम्स गोवा, उसके अलावा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, इस तीनों संस्थानों को उसमें उद्घाटन किया गया है, समर्पित किया गया है राष्ट्र को। लेकिन ये चौथा जो राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान है चेन्नई में जो आपका है, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चौथा। ठीक है, डी यानी चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई आपका कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये आपका है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टैलिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इसी तमिलनाडु के द्वारा आपका जो है ऊर्जा द्वीप की स्थापना की जा रही है डेनमार्क की सहायता से। इसी के द्वारा जो है आपका डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, और यही आपका तमिलनाडु में जो है कन्याकुमारी लौंग, कल्लाकुरुचि और करुपुर को जो है जीआई टैग भी दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले, इसके डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो 3 राष्ट्रीय उद्यान जो एक प्रकार से आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं, ये आपका 11 दिसंबर को समर्पित किया गया है। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन कौन से हैं? तीनों हमने देख लिया है। अखिल भारतीय संस्थान जो आपका आयुर्वेद संस्थान है गोवा में, यूनानी चिकित्सा संस्थान जो आपका गाजियाबाद में है, और राष्ट्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान जो एक प्रकार से संस्थान है दिल्ली में। ठीक है, और ये सैटेलाइट संस्थान अनुसंधान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने के साथ ही बड़ी आबादी हेतु किफ़ायती आयुष दवाओं, एक प्रकार से जो आपकी कम रेट में आयुष सेवाओं यानी चिकित्सा सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। इसीलिए इनका उद्घाटन किया गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान जो दिल्ली है, यह उत्तर भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली विकसित करने और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने हेतु अपनी तरह का पहला संस्थान है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर में जब भी आपका वर्ड पहला आता है इसका मतलब है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। साथ ही साथ आधुनिक दवाओं के साथ साथ आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को मुख्य धारा में लाने और एकीकृत करने हेतु कार्य करेगा। और यह संस्थान अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ ही राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं को विकसित करने का काम करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। उसके अलावा आपका दूसरा जो है, जो आपका गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान है, उसकी अगर हम बात करें तो ये संस्थान जो आपका है मौजूदा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलोर का एक सैटेलाइट केंद्र होगा। ठीक है, यानी इसके पहले जो आपका यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलोर का है, उसी का एक आपका सैटेलाइट सेंटर होगा, ये आपका जो गाजियाबाद में है। और यह उत्तरी भारत में इस तरह का अपना एक पहला संस्थान है। साथ ही साथ एमवीटी के तहत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों के रोगियों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करेगा। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक प्रकार की लिस्ट जारी की गई है जिसमें एक प्रकार के दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की जाती है। ये आपका किसके द्वारा जारी किया गया है? तो बीबीसी के द्वारा। ठीक है, बीबीसी के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई। जैसे आप लोग देखते हैं
टाइम्स के द्वारा जारी किया था अलग सूची, ठीक है। जैसे अभी टाइम्स के द्वारा जो जारी की गई थी, फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया था, उसमें 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। भारतीय महिलाएं कितनी शामिल हैं, तो 6 महिलाएं, और उसमें भारतीयों में टॉप पर कौन है, तो निर्मला सीतारमण। उसी प्रकार से बीबीसी के द्वारा जो ये आपकी 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, इसमें भारतीय महिलाओं को, कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, 5, 4, 3 या फिर 2 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, इस सूची में, इस लिस्ट में 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। 4 भारतीय महिलाओं ने अपना स्थान बनाया है टॉप 100 में, ठीक है। 4 भारतीय महिलाओं ने, वो भारतीय महिलाएं 4 कौन कौन है, हमने अभी आपको बताया फोर्ब्स, वो याद रखिएगा कि उसमें 6 महिलाएं शामिल थी, ठीक है। और इसमें कितनी शामिल हैं, तो 4 शामिल हैं। ये 4 कौन कौन हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो 6 दिसंबर को बीबीसी के द्वारा यह सूची जारी की गई है, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं, और ये 4 लोग हैं। पहला नाम है सिरिसा बांदला। अब ये एक प्रकार से अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए ये चुनी गई हैं। अमेरिका से अभी हाल ही में इनको जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था, अमेरिका की नासा के द्वारा। प्रियंका चोपड़ा जोनस है, ये अभिनेत्री हैं। उसके अलावा स्नेहा जावले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और गीतांजलि श्री हैं, एक लेखिका हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड से सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। हमने आपको कई बार बताया भी है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। इनके पुस्तक है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। इनका संबंध कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मैनपुरी से। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बीबीसी की बात करें तो ये जो आपका बीबीसी है, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी, लंदन यूके में, यानी अमेरिका, एक प्रकार से ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है इसके, रिचर्ड शार्प जो हैं इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। तो ये आपका हो गया बीबीसी से संबंधित महत्वपूर्ण आपका पॉइंट, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में दिखाई पड़ सकता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, या बैंकिंग से है, क्या है, 7 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उनके द्वारा मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 जारी किया है। तो इससे संबंधित 2 स्टेटमेंट आपके हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट में 35 आधार अंक की वृद्धि की है। 35 आधार अंक यानी पॉइंट में 35 बढ़ गया होगा, जो रेपो रेट पहला था उससे। उसके अलावा जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 6.8% रहने का अनुमान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 स्टेटमेंट है। आपको पता है आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीतियों को जारी किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया। इन सारे रेट को जारी करने का काम जो है वो कौन करता है, तो आरबीआई। आरबीआई जो है, जिसका गठन जो है 1926 के यंग कमीशन और 1934 के आरबीआई अधिनियम के आधार पर जो है आरबीआई का गठन 1935 में किया गया था, ठीक है। तो इसमें आपके ये दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए, ये दोनों आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं। और इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और दूसरा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। दोनों आपके जो हैं, आपके स्टेटमेंट जो हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके अलावा इस क्वेश्चन की अगर हम डिटेल्स की बात करें तो इस जो मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया गया है, इसमें ये 7 दिसंबर 2022 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में के द्वारा जारी किया गया है। और किसने जारी किया है, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसी के द्वारा, ठीक है। इसमें जो भारत की जीडीपी है, जीडीपी 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए 6.8% जो है अनुमानित है। 6.8% भारत की जीडीपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत का। उसके अलावा रेपो रेट में कितनी वृद्धि की गई है, तो 35 आधार अंकों की, ठीक है। यानी इसके पहले जितना रेपो रेट था 5.90 से बढ़कर के 3.5, एक प्रकार से 0.35 जब उसको बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.25% हो गया है। उसके अलावा अगर बात करें इसके परिणाम स्वरूप जो अन्य दरों हैं, उन अन्य दर जो है आरबीआई के द्वारा जो जारी किए जाते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो एसजीएफ कितनी है, तो 6% है। सीमांत अस्थायी सुविधा यानी मार्जिनल जो आपका एक प्रकार से स्टैट्यूटरी फंड है, वो कितना हो गया है, दर उसकी रेट कितनी है, 6.50% है। बैंक रेट कितनी है, 6.50% है। रिवर्स रेपो रेट कितनी है, तो 3.35% है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो कितना है, तो 4.50% है। और एसएलआर कितना है, तो ये है टोटल 18%, ठीक है। ये सारे एक इम्पॉर्टेंट एक प्रकार से रेट्स होते हैं जो आरबीआई जारी करती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
जो हम लोग यहाँ पर इस रेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर याद रखिएगा ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप लोगों के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो मुख्य मुद्रास्फीति के वर्ष 2022-23 में 6.7% रहने का अनुमान है और एमपीसी की अगली जो बैठक है ये 6 से 8 फरवरी 2023 के दौरान निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है कि 28 नवंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स बीमारी के लिए एक नए नाम की सिफारिश की है। मंकी पॉक्स काफ़ी चर्चा में रहा है। ये बीमारी एक प्रकार से बंदरों में सबसे पहली बार इसके लक्षण मिले थे, जिसके कारण जो है इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया था सबसे पहली बार। ठीक है, मंकी पॉक्स का नाम दिया गया था, याद रखिएगा। इस बीमारी का नया नाम क्या होगा? सेलापॉक्स, एम पॉक्स, मकाक पॉक्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सारे लोग, क्या हो जाएगा? बी यानी एम पॉक्स। ठीक है, एम पॉक्स आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके अलावा आपको पता है यहाँ पर इसके जो कुछ डिटेल्स हैं, कभी कभी आपके इन डिटेल्स से भी आंसर्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो मंकी पॉक्स बीमारी के लिए एक नए नाम की सिफारिश की गई है, किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, कब किया गया है? तो 28 नवंबर को किया गया है। नया नाम क्या होगा? एम पॉक्स जो है इसका नया नाम होगा। ठीक है, नाम बदलने का जो निर्णय है ये वैश्विक विशेषताओं के साथ एक प्रकार से विचार विमर्श के बाद जो है लिया गया है। यानी एक प्रकार से ये जो मंकी पॉक्स है ये एक नस्ल भेदी जो है एक प्रकार से कलंकित करने वाली लैंग्वेज के रूप में थी, जिसके लिए इसको सुधारने के लिए इसके नाम में परिवर्तन करने की घोषणा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? तो WHO ने इसकी घोषणा की है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा 1 वर्ष तक दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद मंकी पॉक्स जो नाम है उसे क्या कर दिया जाएगा? तो हटा दिया जाएगा। ठीक है, इस नाम को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस वर्ष की शुरुआत में मंकी पॉक्स का प्रकोप बढ़ने पर कई जगहों पर हुए इसके लिए नस्लवादी और आपत्तिजनक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था और इसीलिए एमपॉक्स को आने वाले दिनों में ऑनलाइन ICD-10 में शामिल किया जाएगा, जो ICD-11 की वर्ष 2023 में आधिकारिक रिलीज का हिस्सा होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके इस इंडेक्स से, इस आपके एक प्रकार से नाम से संबंधित, इस बीमारी से संबंधित। और आपको तो पता है कि कोविड बीमारी इस समय फिर से काफ़ी चर्चा में है और चाइना में इस समय कोविड के कारण जो मृत्यु दर है या फिर एक प्रकार से संक्रमण जो रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है और फिर से एक भयानक रूप धारण कर चुका है कोरोना चाइना में। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के सेशन के, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है आज की क्लास में। तो एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन थे, आप सभी लोग जो है कमेंट में आंसर करके आंसर जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपका कैसा था। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।